है विपक्षी गठबंधन में, विशेष तौर पर उसकी बात कर लेते हैं। पिछले महीनों से सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सहमति बनाने की कोशिश लगभग नाकाम रही है और गठबंधन में कई दौर की बैठक के बाद बात नहीं बनी है। पिछले महीनों से सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सहमति बनाने की बात परवान नहीं चढ़ी है। गठबंधन में कई दौर की बैठक के बाद बात नहीं बनी। तो शिवसेना उद्धव और प्रकाश आंबेडकर ने अलग रास्ता चुना है और उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ने महाराष्ट्र में 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और यह एक तरफा घोषणा है क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। पार्टी ने 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है जिसमें मुंबई के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। उद्धव ठाकरे के इस कदम से महाविकास आघाड़ी टूट की कगार पर पहुंच गई है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने घोषणा की है कि वे दूसरे ऑप्शन पर विचार करेंगे। तो यानी एक तरह से कहीं ना कहीं विद्रोह या पार्टी छोड़ने की संकेत दिए हैं। संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ने कांग्रेस की सीटें छीनने का प्रयास किया है। मुंबई कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व पर सवाल उठाया है कि गठबंधन में कांग्रेस की कोई इज्जत नहीं है। तो संजय निरुपम ने मुंबई कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व पर सवाल उठाया है और कहा है कि वो वहां पर अपनी इज्जत नहीं बना सके हैं। इस गठबंधन में महाविकास आघाड़ी से अलग होकर प्रकाश आंबेडकर ने 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। मिशन 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन नेतृत्व से ज्यादा सीटों पर उलझा हुआ है। बिहार में सीपीआई ने एक तरफा अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं आरजेडी के साथ कांग्रेस की सहमति नहीं बनी है। कई राउंड की मीटिंग के बाद यह तय नहीं हो पा रहा है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। यह आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। तो लेफ्ट ने उम्मीदवार उतार दिए। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। आरजेडी नेता गठबंधन में एकता की बात तो कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार भी साथ साथ उतार रहे हैं। केरल में वाम दलों का दावा है कि बीजेपी से सिर्फ वही लड़ सकते हैं, राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस यही दावा करती है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस दिल्ली में महारैली का आयोजन कर रही है, लेकिन पंजाब में स्थिति अलग है। दिल्ली में महारैली का आयोजन जरूर हो रहा है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की दोस्ती पंजाब में लागू नहीं होगी। जाहिर है कि एनडीए के विकल्प बनने की कोशिश में दलों में एक राय बनाना टेढ़ी खीर साबित हुआ है। तो बात महाराष्ट्र और बिहार की करें, उसके साथ ही साथ बात कर्नाटक की भी करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में एक अनरेस्ट सा दिख रहा है इस वक्त, जहां पर उनके विधायक एमएलएज और एमएलसीज टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, यह कांग्रेस को दफन करने जैसा है। इस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है।
और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन सबसे पुराना है और गठबंधन टूटने की अफवाहें भाजपा का एजेंडा है। सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। तो इससे पहले कि हम महाराष्ट्र की बात करें, गठबंधन की बात करें और इस पूरी चर्चा में अपने खास मेहमानों को जोड़ें, हम रुख करेंगे बेंगलुरु का। कर्नाटक में एक बड़ा घमासान कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 3 एमएलए और 2 एमएलसी, जिनमें से एमएलएज में एक मिनिस्टर भी हैं, और उनकी तरफ से यह धमकी दी जा रही है कि वो पार्टी को छोड़ देंगे क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष जारी है कांग्रेस में। हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से और ज्यादा जानकारी के साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं। आयशा, क्या है पूरा मामला? क्या एक बार फिर से संकट में दिखाई दे रही है कांग्रेस? जी देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी बगावत नजर आ रही है, क्योंकि जो 3 विधायक हैं कोलार से, उन्होंने कहा है कि वो अब मैंगलोर जाएंगे, क्योंकि मैंगलोर में कर्नाटका के स्पीकर जो हैं यूटी खादर, वो इस वक्त मैंगलोर में मौजूद हैं, तो वो मैंगलोर की ओर रवाना हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 2 एमएलसी हैं, काउंसिल के सदस्य हैं, ये दोनों काउंसिल के सदस्य काउंसिल के चेयरमैन बसवराज होराटी के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस वक्त उनके चेंबर में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक पत्र, अपना इस्तीफा पत्र लेकर काउंसिल के चेयरमैन को सौंपा है, लेकिन काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि ये फॉर्मेट में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये महज धमकी नहीं है, ये इन लोगों ने कदम उठाया है कि वो अब इस्तीफा दे देंगे अपनी सदस्यता से और फिर कांग्रेस छोड़ देंगे। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बगावत कांग्रेस के अंदर। लगातार कई दिनों से कांग्रेस इसे दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कोलार में कई सालों से मुनियप्पा और रमेश कुमार, कांग्रेस के जो 2 वरिष्ठ नेता हैं, इनके दोनों की गुटबाजी के चलते यहाँ पर इस तरह की राजनीति होती रही है। तो ऐसे में आज जो संकट आया है, एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सामने, क्योंकि इनमें से जो एक एमएलसी है नजीर अहमद, ये मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके एडवाइजर हैं, और इन्होंने भी इस्तीफा देने के लिए काउंसिल के चेयरमैन के पास अपना पत्र लेकर पहुंचा है। हालांकि उनका इस्तीफा फॉर्मेट में नहीं होने की वजह से चेयरमैन ने उन्हें एडवाइस किया है कि ये पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में सौंप दें। तो ये देखिए, बहुत बड़ी संकट कांग्रेस में नजर आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूर में है और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी बेंगलोर में नहीं है, और दोनों ने ये आश्वासन दिया है कि ये इन तमाम लोगों से बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन इन लोगों का ये साफ कहना है कि अगर मुनियप्पा के दामाद को लोकसभा टिकट दे दिया जाता है, तो ऐसे में ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये तमाम 5 लोग जो है इस्तीफा दे देंगे। देखिए, मुनियप्पा जो है कांग्रेस आला कमान के बेहद करीबी माने जाते हैं, मंत्री हैं इस वक्त कर्नाटका सरकार में, और यही वजह है कि उनके दबाव के चलते उनके दामाद को टिकट देने की बात कही जा रही है। जी 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 जी। अब एक सवाल और भी उठता है कि क्या ये डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो कथित तौर पर जो टसल है, कहीं वो उसका परिणाम भी है? और ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से भी कोई संदेश, कोई आश्वासन या इस मैटर को हैंडल करने का कोई तरीका दिख रहा है? जी देखिए, सिद्धरामैया के सलाहकार हैं नजीर अहमद, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो एमएलसी हैं वो खुद इस्तीफा देने के लिए आगे पहुंच रहे हैं। तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार या फिर मुनियप्पा, इन तमाम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो अनबन देखी जाती है, राजनीतिक जो उठापटक देखी जाती है पिछले कुछ समय से, ये खुलकर अब सामने आ रही है। ऐसे में ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि सरकार को बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है और एकजुट होकर लोकसभा के चुनाव का सामना करना बेहद जरूरी है। ऐसे में डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो जल्दी ही बेंगलोर पहुंचकर इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 3 विधायक है, इनमें से एक मंत्री भी है, एमसी सुधाकर, जो शिक्षा मंत्री हैं, ये तीनों डीके शिव कुमार के पहुंचने से पहले अगर मैंगलोर पहुंचकर स्पीकर को इस्तीफा सौंप देते हैं तो कांग्रेस सरकार संकट में आ जाएगी।
जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार संकट में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें, हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत के लिए। और इसके बाद बात महाराष्ट्र की जो उथल पुथल है उसकी भी कर लेते हैं। शिशिर शेलार के पास चलेंगे वहां की जानकारी लेने के लिए, लेकिन आज का जो घटनाक्रम रहा उसके विषय में आपने देखा। शिशिर, क्या कुछ जानकारी आप देंगे, खास तौर पर जब बात इस बात की होती है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे 17 सीटें एक तरफा उसने अनाउंस कर दिया और उसके साथ ही साथ संजय निरुपम का जो स्टेटमेंट आया बगावत पर वो उतर आए हैं। क्या कुछ उथल पुथल देख रहे हैं आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में? बिल्कुल, देखिए, हालांकि आज का अगर देखा जाए तो आखिरी दिन है जो प्रथम चरण के चुनाव है उनका नामांकन दाखिल करने के लिए, और ऐसे में जब शिवसेना ने आज अपनी जो लिस्ट जारी की उसके बाद उन्होंने देखा महाराष्ट्र में खास तौर पर कांग्रेस और एनसीपी जो उनकी अलाइड पार्टनर्स महाराष्ट्र में उनकी तरफ से नाराजगी सामने आई। हालांकि मुंबई की सीटों का मांगनी की सीट थी उसको लेकर ये नाराजगी सामने आई। हालांकि जब ये लिस्ट अनाउंस कर दी तो उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, खास तौर पर मैं संजय निरुपम को नाम लूंगा, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के शरण में आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी के नेता है उनका कहीं ना कहीं अगर ये विफलता रहेगी कि इस वक्त जिस प्रकार से उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना जो है नामों का ऐलान करती है उस पर कोई आपत्ति कांग्रेस नहीं जताती है, ये बड़ी बात है। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कोई विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में वो खुद भी स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं मुंबई से। तो ऐसे में जो कि मैं कह सकता हूं कि इस वक्त महागठबंधन जो महाविकास आघाड़ी है उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त काफी अनबन की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सांगली के सीट को लेकर थी उसको भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना और साथ ही साथ कांग्रेस फिर से एक बार आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि सांगली उनका गढ़ रहा है और कई सालों से सांगली की सीट को जीतते आ रहे हैं, वहां से विधायक भी कांग्रेस का है। तो ऐसे में ये सीट जो है कांग्रेस को मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर हालांकि उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेवा के सांसद संजय राउत ने स्पष्ट किया कि जहां तक सीटों का बंटवारा है कुछ सीटों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ऐसे में जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी कोई टिकट अनाउंस करती है तो ऐसे में दोनों पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो ये अनबन स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक और बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में लगा है, वो इसलिए है क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि हम ये कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने स्पष्ट किया है। आज उन्होंने अपने 7 जो है प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का जो एक उम्मीदवार है नागपुर को उसको उन्हें समर्थन दिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब तक उनकी ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई है। जी, निश्चित तौर पर तो तमाम जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से करवट बदल रहा है महाराष्ट्र में। आप इन सब पर नजर बनाए रखें। सियासी तौर पर बहुत उबाल है महाराष्ट्र में, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप इन पर नजर बनाए रखें, हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है। ज्योति कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ज्योति जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि ये जो गठबंधन में विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो ये दरार दिख रही है, ये इसकी मूल वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक के बाद एक राज्य में जो है वो आप देख रहे हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, और अब तो आपने कर्नाटक में देखा कि किस तरह से वहां पर उम्मीदवारी को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। निखिल, जैसा कि आपके संवाददाता अभी हमारे बता रहे थे, तो ये गठबंधन से ज्यादा दरार तो पार्टी के अंदर भी दिखने लगी है। अब इसके बाद जब आप कर्नाटक से कहते हैं, जो ऐसा अभी कह रही थी बेंगलुरु से अपने रिपोर्टर जो बता रही थी, उसके पीछे का भी देखिए कि कम से कम ये बात आज के नहीं है कि ये 3-4 जो एमएलए हैं और मिनिस्टर के लेके एमएलसी तक, इन्होंने जो एक तरह से बगावत का स्वर का एक बिगुल बजाया है,
इसके पीछे की कहानी ये है कि अभी कर्नाटक में जो कांग्रेस की टिकट बांटी गई है वो सिर्फ जो मंत्री के रिश्तेदार हैं उनको ही टिकट देने की व्यवस्था है। उसके पीछे कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनका मानना है कि शायद इसमें फंड की कमी होगी, इसलिए मंत्री जो है वो अपने रिश्तेदार को चुनाव जिताने के लिए आगे बढ़ के आएंगे। इसी तरह से आप ये देखें कि जो जिले के जो मंत्रियों की जिम्मेदारी है उनकी ही जिम्मेदारी में उस कैंडिडेट की भी जिम्मेदारी रखी गई है। इस तरह की खबरें आप देखें कि काफी दिनों से ये चल रही थी बात कि जब आप ये अभी देखिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो अभी सीट से अभी चुनाव उतरने के लिए तैयार नहीं थे, उनके दामाद को टिकट दिया गया है। इसी तरह से और मंत्री हैं उनके रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है सो दैट कि वो लोग अपने इलेक्शन के और इलेक्शन के खर्चे को मैनेज करेंगे। और जाहिर सी बात है तब जब जो जिसकी सीटें हैं और उसमें वहाँ के एमएलए हैं और एमएलसी हैं और मंत्री जो हैं उस इलाके में उनका विरोध तो होना स्वाभाविक था, जो आपने आज देखा है। रही बात कि जब आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे और अपने रिपोर्टर की बात सुन रहे थे शिवसेना की, तो आप ये देखिए पिछले 1 महीने से इस सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है महाविकास अघाड़ी में। कम से कम दर्जनों राउंड की मीटिंग हुई है, उसमें से शरद पवार जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के लीडरशिप और ये सारे लीडर मिलके और ये तय नहीं कर पाए कि मुंबई की 6 सीटों में शिवसेना कितने लड़ेगी या शिवसेना के साथ में शरद पवार की जो एनसीपी है वो और कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। तो अल्टीमेटली आज शिवसेना की तरफ से उद्धव की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। वही बात आप अपनी रिपोर्ट में जब बता रहे तो जो बिहार की स्थिति है वही देखिए कि आप बिहार में जो सीटें मांग है, कांग्रेस का क्या दावा है कि कम से कम उसके 1 दर्जन सीटें मिलनी चाहिए, खास करके सीमांचल में पूर्णिया और बाकी कटिहार जैसी सीटें हैं जो उनकी पारंपरिक सीट होने का दावा है। वहां भी अभी ये कांग्रेस के साथ में आरजेडी के साथ में असमंजस है कि वो इस बात को कांग्रेस को बता रहे हैं कि आपका विनेबल कैंडिडेट नहीं है। विनेबल कैंडिडेट के नाम पे पप्पू यादव आप कांग्रेस में विलय कर लिया अपनी पार्टी को, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद कांग्रेस अपने इस सीट को पप्पू यादव को लाके एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। तो इस तरह की स्थिति आप हर जगह जब अगर देखेंगे तो इंडिया गठबंधन में यही है कि सबके सामने में एक सवाल उठा है विनेबल कैंडिडेट का, और उस विनेबल कैंडिडेट के नाम पर कांग्रेस के साथ पास में शायद कोई चेहरा नहीं है, इसलिए शायद रीजनल पार्टी जितने भी हैं वो शायद कांग्रेस को इतनी तरबूज नहीं दे पा रही है। जी, निश्चित तौर पर ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह हैं। ज्योति जी, आखिर क्यों इतनी स्थिति खराब हुई है विपक्ष गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और बार बार शुरू में तो ये लगा कि उसको लीड लेने की कोशिश कौन कर रहा है, बाद में अब आपने देखा है कि कम से कम कई सारे राज्य हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, जहाँ ये परवान नहीं चढ़ा, और अब आप महाराष्ट्र से आपने देखा, बिहार से आपने देख रहे हैं कि किस तरह से ये परवान चढ़ नहीं रहा है गठबंधन। जिस एकता की बात कही गई थी और जिसकी कल्पना की गई थी, किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? निखिल जी, हम आपके ही बात से बात शुरू करते हैं। आपने बोला कि परवान नहीं चढ़ रही है, परवान तो सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन पर ही चढ़ रही है। आप बिहार से ही शुरू करें। एनडीए को और नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़ने वाले पशुपतिनाथ जी, पशुपति पारस जी, जो जिनको तोड़कर 5 एमपी को तोड़कर मंत्री भी बनाया, और जब इलेक्शन आ गया तो उनको छोड़ दिया। तो आप यहां की स्थिति देख लें, आप पंजाब की स्थिति देख लें, कल की ही बात है ना। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरे भाई अकाली वाले आ जाओ, नहीं तो हम लोग 200 से नीचे आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतनी इकोनॉमिक की अनियमितताएं हुई, सब पकड़े जाएंगे अगर सरकार में नहीं आ पाए तो। आप हरियाणा आ जाओ, वहां भी उनकी टूट गई। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने अपने एंकरिंग में एक भी बात इन बातों का आकलन नहीं किया, एक भी बात का जिक्र नहीं किया, और केवल अपने विपक्षी गठबंधन की बातों बोला। क्या ये बात गलत है? कल ये बात गलत है कि पंजाब में उनका आपको गठबंधन टूट गया? ज्योति जी, मैं निखिल जी, मैं ज्योति जी सुनिए, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपने केवल सरकार की बात, एनडीए की बात की, आपने विपक्ष की बात की, एक के ऊपर आप नहीं बोलेंगे। ज्योति जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात में धैर्यपूर्वक इसलिए सुन रहा था क्योंकि आप बात अपनी कर रहे थे। आपने जो आपसे सवाल पूछा गया था आपके विषय में, वो आपने नहीं किया। आपको कैसे मालूम कि मैं भाजपा वाले से वो सवाल नहीं पूछूंगा? अभी आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आपके विषय में, वो आप उसका जवाब देते। आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने भाजपा पर हमला किया और साथ साथ मुझको भी लपेट लिया। निखिल जी, मेरी बात धन्य है आप। मैंने क्या बोला? मैं बोला कि जब आप एंकरिंग कर रहे हैं तो दोनों पक्ष को बैलेंस करेंगे ना। नहीं, आप ये बताइए, हमारा एडिटोरियल पॉलिसी आप कैसे तय करेंगे?
कह रहा। मुझे लगता है कि निखिल सुनिए, अब जी, मैं बता रहा हूं, सवाल करने की बात नहीं हाँ, कह रहा। हाँ। अगर आपने विपक्ष को बोल रहा कि उनका परवान नहीं चढ़ा हाँ। क्योंकि ये लोगों ने छोड़ दिया, हाँ। मैं कह रहा हूं कि आपको एंकरिंग में यह भी कहना चाहिए एक कि एक कोई NDA जगह को बताइए, कल एक पंजाब जगह में बताइए छूटा, जहां पर बीजेपी ने तमिलनाडु पहले से में कहा हो। AIADMK ने छोड़ा, आपको हरियाणा में छोड़ा, आपने इन बातों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि आपके व्यूअर देखते हैं, नहीं, आपका व्यूअर ऐसा सबसे ऐसा ज्यादा ये होता है, आपका गांव के लोग ये देखते आपका हैं। पॉइंट ऑफ तो व्यू हो आप सकता है, अपने क्यों नहीं ये बैलेंस आपका रखते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप सरकार का ये भी बात आपका कीजिए, पॉइंट आप ऑफ व्यू, विपक्ष की बात कीजिए, नहीं आप दोनों बहस का ही नहीं बात करना कीजिए। चाहते, इसका आप मतलब उसकी बात ज्योति नहीं कर रहे हैं। ज्योति जी, इसका केवल मतलब आप केवल बहस ही नहीं विपक्ष करना की बात चाहते, कर रहे हैं। आप अपने ये बात आपने ठीक अपना नहीं है, पक्ष रख ये दिया। नाइंसाफी है ना, ये बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है, ये हमारा ये हमारी अपनी सोच है, और हम जो जो खबर लेकर के आ रहे हैं, विपक्ष को वो ठीक बताया है, कि और आपको विपक्ष लेकर को बैठाया बताया कि इन इसीलिए लोगों ने है। छोड़ा, अगर तो आप आप ये चाह उनके रहे हैं, बारे में बताइए सुनिए कि सुनिए ये ज्योति जी इन पार्टियों ने उनको छोड़ा, आप ज्योति जी उसकी बात सुनिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योति जी सुनिए, ऐसा है कि अगर आपको बहस नहीं करनी है, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं उनके पास जाऊंगा, आप अपनी बात मैं करने के लिए आपके आए ना, सवाल करने की आप बात अपने नहीं लिए कर रहा, करने के लिए निखिल जी। आए ना। और दूसरी बात, अब निखिल सुनिए, जी, मैं अब एक आपके के ऊपर एक सवाल मत बोलिए, करने की मेरी बात बात नहीं सुन कर लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहां तक आपने पंजाब की सवाल की, एक स्टेटमेंट हमको बता दीजिए बीजेपी नेताओं का, जहां पर वो कह रहे थे कि हमको उनके साथ जाना है, हम हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। आप हाथ जोड़े खड़े थे ममता बनर्जी के सामने, आप हाथ जोड़े खड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल के सामने, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर हाथ ठीक है, जोड़कर खड़े थे, चलिए हम आपकी की बात पर आ जाते खत्म हैं। हुई, निखिल अब जी, आपकी हम बारी आपके खत्म हुई, निखिल जी, हम आपके बात पर आ जाते हैं। केवल हमारा हम आपका आपके केवल बात पर हमारा आ आपका जाते हैं। इंटरेक्शन नहीं आपने चलेगा, विपक्ष को इसमें घेरने मैं का बीजेपी प्रयास को किया ना। जोड़ूंगा, मैं- हमारे पास समय है। आप सरकार के NDA को नहीं घेरना चाहते, मैं विपक्ष बिल्कुल को घेरना चाह रहा हूं, चाहते। मैं आपकी बिल्कुल बात घेरना पर चाह रहा हूं। मैं अगर हाथ आपके जो सवाल हैं, आपके जो सवाल हैं वही आप अगर पूछ लेंगे। आपने बोला कि ठीक है। अगर विपक्ष की पार्टियां हाथ जोड़कर खड़ी थी तो ठीक है, तो हाँ खड़ी थी, तो हमने दिल्ली में किया, हमारा पंजाब में बात नहीं बना, ये ठीक है। क्लैरिटी है। ठीक लेकिन है। इनका तो देखिए ना, इनका तो देखिए ना क्या हुआ, इनका क्या हुआ, हरियाणा छोड़ दिया, पंजाब छोड़ दिया, तमिलनाडु में AIADMK छोड़ दिया, वहां पारस छोड़ दिए, जिनको पार्टी जिनको तोड़वाकर 5 लोग को मंत्री बनाया, अब उनको एक टिकट भी नहीं दिया और गठबंधन की छोड़ दिया। आपको एंकरिंग में ये भी बात करना चाहिए। वही तो मैं सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं, आप असल में मैं इसीलिए आपको बुलाया गया साहब कि आप अपनी बात रखिए, आप जो सवाल है आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, आप बार बार घूम फिर के हमारे ऊपर आ जा रहे हैं। तो मैं अगर मुझे मौका आपने दिया है यहाँ बोलने के लिए, तो मैं गुमराह करने नहीं दूंगा। चलिए, बात को आप समझ लीजिए, तो बिल्कुल आप कोई गुमराह नहीं कर रहा है, आपको बाहर कर दीजिए, भाई साहब लेकिन सुनिए, मैं जनता को गुमराह करने नहीं दूंगा। इस बात को आप निखिल जी मान जाइए। आप जो करना है पुलिस बुला लीजिए, ईडी बुला लीजिए, CBI बुला लीजिए, लेकिन मैं जनता को गुमराह करने नहीं दूंगा। इस बात को आप मान जाइए। ऐसा है कि कोई गुमराह, आप ये दूरदर्शन आप मानते हैं ना, उनका है, आप बुलाइए नहीं, दूरदर्शन लेकिन मैं गुमराह करने नहीं यही दूंगा। सारी बातें अगर पंजाब में इनका गठबंधन नहीं हुआ यही तो सारी नहीं हुआ, नैरेटिव लोगों जो आप को बताना चाह रहे हैं, नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इन्होंने पशुपति पारसनाथ के साथ गठबंधन नहीं किया, उसको गठबंधन से हटा दिया तो नहीं किया, ये बात सही है, तो ये जनता को आवाज जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब आप AIADMK ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये बात सही है, ये जनता को आवाज जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, एक तरफ आवाज नहीं जाएगी। अरे साहब मेरी बात सुनिए, हम लोग ED CBI से डरते नहीं है, पुलिस बुलाइए, अरेस्ट होने के लिए तैयार है, आप अरेस्ट कीजिए, हम ये बात बोलते रहेंगे, एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। अच्छा, अब आप कह चुके, अब मैं कुछ बोलूं, आपने मुझे बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है अपनी बात बिल्कुल रखिए, और आपको बुलाया गया है इसीलिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि दूरदर्शन क्या उनका है, दूरदर्शन आपका भी उतना ही है, इसीलिए आपको लेकर आया गया, इसी हक से बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी हक से आपको, इसी अधिकार अरे से बोल रहे हैं। साहब इसीलिए आपको बुलाया गया है, और आप जो अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछिए ना, और मैं भी आप ही की बात उनसे पूछूंगा, लेकिन ये बार बार आप मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। मैं तो एक खबर लेकर आया हूं, आपको मैंने बैठाया, आपको मौका दिया है, तो आप हमारे आपके बीच में इतनी बात रही कि ये बहस डिरेल हो जाएगी। आपकी बात सुनी गई है, आपको पूरा मौका दिया गया है, आपने सारे सवाल पूछे, वही सवाल मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं, तो इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, धनंजय गिरी, आपने सारी बहस को सुना, उनका कहना है कि ये गठबंधन में जो टूट और फूट और जो भी सारी बात हो रही है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन तक सीमित नहीं है, आपके यहां भी उतनी ही मुश्किल है। निखिल जी मुझे आधा मिनट दे दीजिए, जरा कुछ आवाज हो रही, मैं बंद करवा रहा हूं जी। जरा जल्दी से आवाज बंद करवाइए, जल्दी से आवाज। कोई पॉइंट रह गया हो अगर इस बीच में, ज्योति जी, तो आप कह दीजिए।
जब तक वो जो अपना ऑडियो ठीक करा रहे हैं। देखिए, अब जब एनडीए की बात होती है, जब इस सरकार की बात होती है निखिल जी, तो देखिए लोग तो यही बात करेंगे ना कि जो इस सरकार जो बात करती रही है, इस इलेक्शन में वो बात पूरी हुई कि नहीं, 10 सालों में बात पूरी हुई कि नहीं। आज ही कल ही देखिए, अब आप देखिए जनार्दन रेड्डी को इन्होंने प्रधानमंत्री के सामने वो खड़े हैं और जनार्दन रेड्डी जो है पार्टी का विलय कर देते हैं, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक विपक्ष के नेता के यहाँ आप ईडी देख के जेल में भी भेज देते हैं, और जनार्दन रेड्डी पर 9 सीबीआई के केस अभी इस बात का जवाब देते हैं। अब देखिए इन सब बातों पर ही वोट इलेक्शन होगा, और इन बातों को देखकर 140 करोड़ जनता, 100 करोड़ जो वोटर हैं और 140 करोड़ जनता इस पर सोचेगी। वोटर तो 100 करोड़ के आसपास है, वो सोचकर इन सब बातों पर वोट करेगी, ये मुझे पूरा यकीन है, और इसीलिए 2024 में एनडीए सरकार का सफाया होगा। और अब आप जवाब ले लेते हैं, आपका पॉइंट आ गया, आप जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, आप तैयार हैं? निखिल जी, होली अभी समाप्त हुई है, लेकिन उसका खुमार अभी उतरा नहीं है। इस देश में होली मिलन की आस और मोदी मिलन के विश्वास में ये देश सराबोर है, और राहुल गांधी का ऐसा असर ज्योति जी पर हुआ है कि ज्योति जी समझ ही नहीं पा रहे कि भाई आप पूछ क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। बदहवास कांग्रेस और बेहवास कांग्रेस हो चुकी है। अरे सियासत में अदब की दोस्ती बेमेल होती है, कभी देखा है पत्थर पे कभी कोई बेल होती है। आपके यहाँ जो बेमेल गठबंधन था, बिहार की बात कर रहे थे, प्रथम चुनाव का आज नॉमिनेशन का दिन है, अंतिम दिन है आज, और अभी तक बिहार में इनके गठबंधन की घोषणा नहीं हुई। महाराष्ट्र में अभी देखिए ताल ठोक रहे हैं, उद्धव अलग उद्धव मचाए हुए हैं, और इनके संजय निरुपम कौन सा रूप धारण करेंगे इनको खुद नहीं पता है। और इस स्थिति में बेचारे इस तरह की बात कर रहे हैं, और ममता बनर्जी 42 के 42 को कैंडिडेट घोषित कर चुकी, उनको ही करेंगे हमारे गठबंधन में। ये कैसा गठबंधन है? लठबंधन है कि गठबंधन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। महागाड़ी के चक्के अलग अलग चल रहे हैं, प्रत्याशियों को लेकर राल छिड़ी हुई है। वहां एक क्षेत्रीय दल राजद इनको लगातार धमकाए हुए हैं कि इनको एक पूर्णिया की सीट के लिए इनको पानी पिला कर रखे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि इनसे बात करिए, इनसे बात अच्छा, करिए। इनका सवाल ये भी है ज्योति जी का, धनंजय जी, ज्योति जी का ये भी सवाल है, ये कह रहे हैं कि एआईएडीएमके के साथ आप भी गठबंधन चाहते थे, अकाली दल के साथ गठबंधन आप भी चाहते थे, तो परवान गठबंधन आपका भी नहीं चढ़ा। नहीं, हम ये कह रहे हैं बहुतों के साथ गठबंधन चाहते हैं, हम तो देश के 140 करोड़ जनता के साथ गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ गठबंधन है। लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन को लेकर कोई जूता पैजार तो है नहीं। हमने यहाँ बैठकें की, वहां बैठकें की, दिल्ली की, मुंबई की, बेंगलोर की, बनारस की, यहाँ की, बिहार की, और यहाँ गठबंधन के आर्किटेक्ट इनके भाग गए नीतीश कुमार। हमने कोई ऐसी मीटिंग्स तो नहीं की, हमारे खिलाफ कोई निकल करके पीसी तो नहीं कर रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है कि हमको हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, कोई वहां संजय निरुपम ही निकल के तो नहीं कर रहा है कि हमको घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। अरे भाई, हम नहीं कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, आपके दल के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, ये आपके लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपके कटोरे के ऊपर कोई कुछ डालने को नहीं तैयार है, और यहाँ हमारे एक सबल समर्थ नेतृत्व के साथ देश की जनता एकदम मजबूती के साथ खड़ी है। वो कटप्पा के आस में, कांग्रेस के विश्वास में बेचारा बाहुबली भी अपना दल मर्ज करके मारा गया, वो भी बाहुबली का भी वही हाल हुआ कांग्रेस के दरवाजे पर आकर के। ठीक है, कांग्रेस में जब थे खाता ना भाई जो काका कहे सही, तब से काका ने गिरवी रख दिया था लालू के यहाँ कांग्रेस पार्टी को। आज भी कांग्रेस पार्टी गिरवी है लालू यादव के यहाँ। इनकी स्थिति क्या है? पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, जो पूरे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता था, वह एक सीट के लिए मोहताज है, एक सीट के लिए मांग कर रही है। ठीक है, एक सीट दे दो। ठीक है, ज्योति जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से अपने संक्षेप में अपनी बात कहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे चलिए जिनका नाम ले रहे हैं कि वो बोले, वो पार्टी के कार्यकर्ता है ना, पार्टी के तो हमारे अध्यक्ष तो है नहीं ना, वो उस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक कार्यकर्ता, उनका जो फील है उन्होंने बोला होगा, ठीक है, तो वो अपने लेवल। मैं कहता हूं आपके जो पूर्व सीएम हैं, पूर्व शांता कुमार जो हिमाचल से, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा? आपके बारे में, एनडीए के बारे में कहा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला कि ये केवल राम राम करने से नहीं होगा, राम के विचारों को भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये तो मैं नहीं कर रहा है, आप तो बोले कि हमारा पार्टी बीजेपी आरएसएस तो वही रास्ते पर चल चुकी जहां पर कि बाकी लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। ये भी देखिए उन्हीं तरह आज देखिए मांझी के साथ इन्होंने मांझी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, और वही मांझी हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बोला। बताइए, हमको निखिल
ये बताइए कि गठबंधन किन लोगों के साथ कर रही है। ज्योति जी, तो ये दो तरह की बातें, दो तरह का जो चेहरा है इसका लोग पहचानेगा निखिल जी, और इसी पर वोट होगा। इसीलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन 400 सीट से ज्यादा लाएगी। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हो कोई भी जीते, लेकिन बात तो मुद्दों की हो। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप स्टेटमेंट्स पे चले आए, बात गठबंधन की कर रहे हैं। अब मैं आखिर में विनोद मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि ये जो चाहे पहले यूपीए वर्सेस एनडीए एक गठबंधन देश में खड़ा हुआ था, और साथ ही साथ आप देख रहे थे कि अब जो एक इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की गई, एनडीए सामने खड़ा हुआ है, किस तरह से इसका आकलन करेंगे जब हम दोनों गठबंधनों की बात करते हैं? निखिल, सबसे पहले तो मैं अपने जो साथी हैं कांग्रेस प्रवक्ता अपने ज्योति जी को मैं जवाब देना चाहूँगा। ज्योति जी हमारे पुराने साथी हैं, दूरदर्शन पे आते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आरोप लेके आए हैं तो मुझे ये लगता है कि ज्योति जी का शायद कुछ मिसिंग है। ज्योति जी मिसिंग इसलिए है कि नेतृत्व का नाम भरोसा से है, और आपके पार्टी के अभी आप देखिए कि जितने फॉर्मर सीएम्स हैं ऑलमोस्ट स्टेट में, आप देख लीजिए, वो अगर पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल पंजाब में ही आप जिस बात को लेके बीजेपी प्रवक्ता को आप दुहाई दे रहे थे, आप उसी पंजाब से देखिए कि कद्दावर नेता आपके हैं बिट्टू, और वो छोड़ के अगर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, और आज देखिए कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आप किस तरह के और किस एनडीए और किस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? रही बात कि जब आप कुछ आरोप लेके आते हैं, खास करके सीधे सीधे दूरदर्शन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, तो आप इतना तो कम से कम यकीन कीजिए कि हमारा भी एक एडिटोरियल लाइन है, और आपको वो एडिटोरियल लाइन पसंद है या नहीं है वो आपकी मर्जी, आप उसके में तर्क रख सकते हैं, लेकिन आप सीधे आरोप करते हुए दिखते हैं तो ये बात तो कम से कम सही या उचित नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि आप अगर आज सवालों के मुद्दे पे बात करेंगे, को विराम देता हूं, मैं यही कहूंगा कि इसीलिए आप सबको बुलाया जाता है कि भाई इसीलिए बुलाया था कि आप एकदम फ्री एंड फेयर डिस्कशन कीजिए इस चीज को। लेकिन ज्योति जी आप इतनी देर तक उलझते रहे, शायद उस बीच में कुछ आप अपनी बात अपने तर्क को बात कर सकते थे। लेकिन मैं निखिल, मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा। आप एक नैरेटिव बनाने की बात शुरू की कि करप्शन को लेके, आपने जो केंद्रीय एजेंसी को लेके, आप बंगाल से लेके और केरल से लेके आप हर जगह यही नैरेटिव बनाते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो शायद डर से इसलिए एक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की वहां पे जांच चल रही है। आज पीएम ने जो नैरेटिव दिया है और जो बात कही है, कम से कम आज आप देखिए बंगाल में कैंडिडेट से बात करते हुए, राजमाता राय से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों का लूटा हुआ एक एक पैसा उनको वापस किया जाएगा और ये हमारा वादा है। आप जब इस तरह के नैरेटिव देते हैं तो उसके सामने में आप जब पीएम मोदी का नैरेटिव देखते हैं तो आप देखिए करप्शन की इस लड़ाई को पीएम ने सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस मुद्दे के खिलाफ में आपके पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। कम से कम इंडिया गठबंधन को इस तरह के कोई बड़ा मुद्दा के बारे में बात करें। आप जब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप जनार्दन रेड्डी और अजीत पवार के बारे में, प्रधानमंत्री ही है ना जो बोले थे। देखिए जनार्दन रेड्डी असेंबली में आप चुनाव लड़के वो आए हैं और उसमें कोर्ट जो आप यहाँ का लॉ का लैंड है उसमें उनको बड़ी किया है। और जब आप देखते हैं कि जिसका भी उम्मीदवार को ये बात की पूरी घोषणा की जाती है, आप जिस पे भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे छगन भुजबल पे लगा रहे हो या अजीत पवार पे लगा रहे हो, सबके बारे में आप कम से कम केस रिकॉर्ड भी तो देख लीजिए। लोग महसूस कर रहा है, महंगाई महसूस कर रहा है, बेरोजगारी महसूस कर रहा है। विनोद जी, कितना भी आप कोशिश कीजिए उनके ठीक करने का, ठीक नहीं होगा। 2024 में वो हारेंगे और इंडिया सरकार बनाएगी। आपका पॉइंट आ गया ज्योति जी, आपका पॉइंट आ गया। जी जी, जल्दी से खत्म करिए विनोद जी। ज्योति जी देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने से हमारा सिर्फ इतना ही था इसमें कहना, आपके सामने में अपनी बात को रखना कि पिछले 6 महीने से सीट शेयरिंग को लेके बातें होती रही है, दर्जनों मीटिंग होती रही है। लेकिन जब आपके हमारे एंकर आपको स्टेट बाय स्टेट गिना रहे थे कि उस सीट शेयरिंग पे आपकी हालत आज क्या है, तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस की हालत क्यों है, जो बात संजय निरुपम सवाल करूंगा ना। यही हमारा, मैं भी तो सवाल करूंगा ना। नहीं, अब मैं और इस चर्चा में नहीं जाऊंगा। मेरे प्रोड्यूसर मुझे लगातार बता रहे हैं कि जी समय समाप्त हो गया इस चर्चा का। ज्योति जी, मैं बार इस बात को कह रहा था कि इसीलिए आपको बुलाया गया है, और सवाल जो आपको करना है बीजेपी से करिए, उनके ऊपर आरोप लगाइए, बीजेपी आपके ऊपर लगाए, आप लोग स्वतंत्र हैं। आप मुझे बार क्यों बीच में ले आ रहे हैं? बहरहाल आज इस चर्चा को, आपको अगर मेरी बातों का नहीं बुरा लगने
उलझने की बात नहीं है, दूरदर्शन आपका भी उतना ही है। इस बात को लेकर के आप बिल्कुल संतुष्ट रहें, मुतमईन रहें, और हम आपको स्पेस भी दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। फिलहाल मेरा कहने का मतलब है जितना हम लोगों ने बाकी चीजों में चर्चा की उसके बजाय कुछ सार्थक चर्चा करते, उसमें उलझने के बजाय, तो शायद बातें और अच्छी हो जाती है। एनीवेज, इस चर्चा को हम विराम देंगे, यहां पर इस चर्चा को अंत करेंगे। धनंजय गिरी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति जी, आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू। और इसके बाद अगली खबर की बात करें कि ईडी की ओर से जब्त